अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या चीज़, इसका स्ट्रक्चर, इसकी डिस्कवरी, इसका नाम और साथ ही साथ इसका जो मेन फंक्शन है वो भी हम पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास ग्रीक वर्ड से डिराइव है। माइटो मीन्स थ्रेड, माइटो मीन्स थ्रेड और कॉन्ड्रिया मीन्स ग्रेन्यूल्स। ये हमारे पास एक थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स हैं और इसी थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास पावर हाउस ऑफ द सेल है। पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब ये है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है टू द सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइम माइटोकॉन्ड्रिया को कुलिकर ने डिस्कवर किया था एंड द फ्लाइट मसल्स ऑफ एंसेट्स। एंसेट के फ्लाइट मसल में फर्स्ट टाइम माइटोकॉन्ड्रिया को आइडेंटिफाई किया गया था। फिर बाद में इसको मुख्तलिफ नाम से नाम दिए गए, जैसे कि एमाइलोब्लास्ट वगैरह वगैरह नाम दिए गए। लेकिन फिर एक बंदे ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था और उस बंदे का नाम क्या है? बेंडा। बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। फिर अगर इसकी शॉर्ट डेफिनेशन पे आ जाए तो ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। कौन सा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन ऑल एरोबिक सेल्स। ये जितने भी एरोबिक सेल्स हैं, चाहे वो प्लांट के हो या एनिमल्स के हो, उस सब में ये माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होगा। और ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सेंट्रल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई, अल्गी, इनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मौजूद होगा। लेकिन रेड ब्लड सेल और बैक्टीरिया में क्या होगा? एब्सेंट ही रहेगा। यहाँ पर क्या होगा? एब्सेंट ही रहेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं? मीजोसोम। और मीजोसोम जो है वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये मीजोसोम बनता है सेल मेम्ब्रेन की इन्विजिनेशन से। तो बैक्टीरिया में जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है वो किसकी वजह से? मीजोसोम कंडक्ट कर लेता है। लेकिन एरोबिक सेल में या जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी चीज़ है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए? वो माइटोकॉन्ड्रिया ही है। फिर इसके साइज की तरफ आते हैं। इसका डायमीटर जो है वो हमारे पास आता है 0.5 से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर तक। इसकी लेंथ हमारे पास आएगी 7 माइक्रोमीटर तक। फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो है पर सेल में कितना मौजूद होगा, ये इसकी वेरिएशन पे डिपेंड करता है। अब अगर देखा जाए तो 1 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, फॉर एग्जांपल ये कोलेरा क्लेमाइडोमोनास, इनमें सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया है। अब 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया एंड फ्लाइट मसल सेल, जिनमें भी फ्लाइट मसल सेल है जिसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है फॉर द फ्लाइंग, तो उन्हीं सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगी? ज़्यादा होगी। और कितने हो सकती है? 5 लाख होगी। इसी तरीके से 5000 जो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होगी गैंड अमीबा में। कौन सी अमीबा में? गैंड अमीबा, जो सबसे बड़ी अमीबा है उसमें 5000 माइटोकॉन्ड्रिया होगी। अब अगर देखा जाए तो हमारे मसल सेल्स है ह्यूमन के, वो उसमें भी मल्टी है, उसमें भी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत होती है क्योंकि ज़्यादा कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और इसी ज़्यादा एनर्जी के लिए वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमें चाहिए। फिर अगर स्ट्रक्चर पे आ जाए ना तो माइटोकॉन्ड्रिया की हमारे पास क्या है? एक स्ट्रक्चर अवेलेबल है जो पहले से मैंने ड्रा किया हुआ है। एक तो ये कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। जो आउटर मेम्ब्रेन है ये, इसमें प्रोटीन की तादाद क्या होगी? कम होगी। और प्रोटीन की मकदार कम होने की वजह से ये क्या होगा? परमेएबल होगा। मतलब ये कि इससे स्मॉल और लार्ज मॉलिक्यूल दोनों ही पास हो सकते हैं। फिर दूसरा जो मेम्ब्रेन आता है, जो मैंने ब्लू से ड्रा किया हुआ है,
इसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन में ज़्यादा प्रोटीन होगी और ज़्यादा प्रोटीन होने की वजह से यहाँ पर ये सेल सेमी परमिएबल होगा या सेलेक्टिवली परमिएबल होगा। स्मॉल मॉलिक्यूल इससे पास हो सकते हैं लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल जो है इससे पास नहीं होंगे। फिर अगर देखा जाए तो ये दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान, इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान एक खाली सी जगह मौजूद है। देखिए ये इसी स्पेस को क्या कहा जाता है? पेरीमाइटोकार्डियल स्पेस। और इसी पेरीमाइटोकार्डियल स्पेस में क्या होगा? लिंक रिएक्शन जो है रिस्पायरेशन का वो यहाँ पर कंडक्ट होगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जब भी ग्लूकोज टूटता है ना, क्या चीज़ टूटता है रिस्पायरेशन में, तो ये हमें क्या देता है? पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड देता है। और ये पायरुविक एसिड हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड है। अब 3 कार्बन कंपाउंड होने की वजह से ये तो चला जाएगा, ये परमिएबिलिटी तो इसकी है आउटर मेम्ब्रेन की, ये तो यहाँ पर आ जाएगा पायरुविक एसिड, लेकिन पायरुविक एसिड जो है ये अंदर नहीं जा सकता, इसलिए ये पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट होकर किसमें? एसिटाइल को एंजाइम ए में, एसिटाइल को एंजाइम ए में ये इसमें कन्वर्ट होगा। ये 3 कार्बन कंपाउंड है और ये हमारे पास क्या है? 2 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलेगा, एक कार्बन निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये लिंक रिएक्शन, इसको क्या कहते हैं? लिंक रिएक्शन। ये लिंक रिएक्शन कहाँ पे होगा? ये पेरीमाइटोकार्डियल स्पेस में होगा। अब ये एसिटाइल को एंजाइम का जो साइज है वो कम है, तो कम होने की वजह से ये तब ये अंदर जाएगा मैट्रिक्स में। ये कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर मैट्रिक्स में जाएगा। और मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसी सॉल्यूशन है, एक ऐसी केमिकल कंपाउंड है जिसमें सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जितने भी एंजाइम चाहिए ना, वो सारे के सारे एंजाइम यहाँ पर होंगे। डाइवेलेंट आयन होंगे, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज, जितने भी डाइवेलेंट आयन्स हैं और जो सेलुलर रेस्पिरेशन या खासकर क्रेब्स साइकिल में जो हमें चाहिए वो सारे के सारे यहाँ पर होंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हुआ? ये साइटोप्लाज्म में। लिंक रिएक्शन कहाँ पे हुआ? हमारे पास पेरीमाइटोकार्डियल स्पेस में। अब हमारे पास क्या आएगा? सेलुलर रेस्पिरेशन का दूसरा स्टेप जिसको क्या कहा जाता है? क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। ये क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होगा? ये माइटोकार्डियल मैट्रिक्स में होगा। ये जहाँ पर मैंने पहले ही बताया था, जहाँ पर पहले से क्या होंगे? आयंस, एंजाइम, सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास माइटोकांड्रिया में क्रेब्स साइकिल हो जाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज भी कहा जाता है। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अपना ही राइबोसोम मौजूद है जो 70S है और अपना ही डीएनए मौजूद है। डीएनए भी है और राइबोसोम भी है। लेकिन एक चीज़ याद करना है, इस एडेनिन और थाइमिन आपस बांड बना लेता है, गुआनिन और साइटोसिन जो है ये बांड बना लेता है। लेकिन इसका जो डीएनए होगा माइटोकॉन्ड्रिया का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार किस चीज़ की होगी? गुआनिन और साइटोसिन की। मतलब यहाँ पर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और इसका जो डीएनए होगा वो हाईली रेजिस्टेंस होगा टू द हीट। ड्यू टू द गुआनिन और साइटोसिन में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये हाईली रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंट होगा। अब यहाँ पर ये राइबोसोम भी है और डीएनए भी है, और जहाँ पर राइबोसोम और डीएनए होंगे वही ऑर्गेनेलिज अपने आप को खुद रिप्लिकेट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज है, या साथ में हम ये भी लिख सकते हैं कि ये सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है। सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है, ये अपने आप को खुद क्या कर सकती है? रिप्लिकेट कर सकती है। अच्छा, ये तो हमने यहाँ तक क्रेब्स साइकिल तक कर लिया। क्रेब्स साइकिल के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी होगा ना माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा वो कहाँ पर होगा? ट्रांसमेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कहाँ पर होगा? ट्रांसमेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
ट्रांस मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा और इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास एनर्जी जो है वो हासिल होगी NADH2 से और FADH2 से, और एनर्जी हमारे पास हासिल होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, मैंने ये वाला सर्कल ले लिया है, ये इसको क्या कहा जाता है? क्रिस्टा कहा जाता है। अब ये इसका आउटर पार्ट है, आउटर, और ये इसका कौन सा पार्ट है? इनर है। ये मैंने ये वाला आउटर और ये वाला जो है ये ले लिया है इनर, ये इनर। अब मैंने इनर उस साइड पे ड्रा किया है, आउटर इस साइड पे ड्रा कर लिया है। अब अगर देखा जाए तो ये हमारे पास ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर मैंने जो पॉइंट लिया हुआ है इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? क्रिस्टा कहा जाता है। अगर आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है 9th क्लास में कि हमारे पास क्रेब्स साइकिल में क्या बनते हैं? क्रेब्स साइकिल में हमारे पास बन जाता है NADH2 और FADH2, और यही NADH2 और FADH2 क्या होंगी? और टूट जाएंगे, ब्रेकिंग होगी। ये हमारे पास NAD पॉजिटिव देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और क्या देगा? 2 प्रोटॉन जो है वो हमें देगा। अब यहाँ पर ये NAD पॉजिटिव जो है वो रह जाएगा, अंदर ही माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में रह जाएगा, क्योंकि ये फर्दर इस्तेमाल होगा और द क्रेब्स साइकिल, और दोबारा इससे बनेगा NADH2। अब रह गई किस चीज़ की? इलेक्ट्रॉन की बात। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस मेम्ब्रेन में से क्या हो जाएगा? पास होता ही जाएगा, और आखिर में किस चीज़ के साथ मिलेगा? ये इलेक्ट्रॉन, चलो वो उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन तो इस तरह से मूवमेंट करता जाएगा, और ये प्रोटॉन जो बाहर से आ रहे हैं, जो अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, ये दोबारा से जब इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा होगी ये दोबारा अंदर चले जाएंगे, लेकिन दोबारा अंदर जाने के लिए उसको एक कॉम्प्लेक्स से गुजरना पड़ेगा, और उसी कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम्स कहा जाता है। ऑक्सीसोम की जो नंबर है इन माइटोकॉन्ड्रिया वो 10,000 से लेकर 1 लाख तक हो सकती है। अब इसी ऑक्सीसोम में हमारे पास क्या चीज़ मौजूद होगा? एटीपेज एंजाइम। इस मैट्रिक्स में जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इसमें ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा, और जैसे ही ये प्रोटॉन यहाँ से गुजरेंगे ना तो ये एटीपेज को क्या करेंगे? एक्टिवेट करेंगे, और यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो ऐड होगा, और इस रिजल्ट हमारे पास क्या बनता जाएगा? ये ATP जो है वो बनता जाएगा। मतलब ये कि NADH2 से ATP इसी तरीके से बनते हैं। ये इसी तरीके से 3 कॉम्प्लेक्स से गुजरता है, अंदर जाएगा, फिर से बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर से, मतलब 3 कॉम्प्लेक्स से एक NADH2 जो हाइड्रोजन है वो निकलेंगे, और निकलने की वजह से ये इसी तरीके से हमारे पास क्या बनाते जाएंगे? ATP। अब रह गया क्या? ये 2 इलेक्ट्रॉन ये इसी मेम्ब्रेन में से पास हो रहे हैं, और ये प्रोटॉन के साथ मिलेंगे, हो गया। और जो हमने ऑक्सीजन इनहेल की है, बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन, वो बाय प्रोडक्ट नहीं, सॉरी, जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की है एंड ब्रीथिंग, वो ऑक्सीजन इसके साथ मिल जाएगा, और इस रिजल्ट हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी? वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगी। और इस एनर्जी की वजह से, एनर्जी की प्रोडक्शन की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्योंकि इंसान की पावर तभी होती है क्योंकि जब इनमें एनर्जी होती है, एनर्जी की प्रोडक्शन होगी, और एनर्जी की प्रोडक्शन करवाना ये किसका काम है? ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, और ये इसी तरीके से जारी रहेगी। अच्छा, आप लोगों ने ये तो यहाँ पर इतनी सी इंफॉर्मेशन दे दी मैंने, लेकिन आपने इसके लिए क्रेब्स जो रिस्पायरेशन है एरोबिक, अगर आप वो डिटेल से करोगे ना तो ये चीज़ पर भी आप लोगों को वहाँ पर ज़्यादा समझ आएगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने वो सिर्फ ऑक्सीसोम्स शो करने के लिए ये चीज़ें की है। तो ये हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला मैकेनिज्म मैंने किया हुआ है। अच्छा, फिर इसके फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन, इसका जो चीफ फंक्शन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो क्या चीज़ है? ATP सिंथेसिस।
चाहे वो एटीपी सिंथेसिस डायरेक्ट हो या NADH2 के फॉर्म में हो या FADH2 के फॉर्म में हो, लेकिन आखिर में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एटीपी में। और हमारे पास एक सेलुलर रेस्पिरेशन में जो नेट एटीपी है वो कितने बनते हैं, 36 एटीपी बनते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि नेट एटीपी की बात मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये थर्मोजेनेसिस भी कन्वर्ट कर लेता है। एटीपी बन गई ना, अब ये एटीपी की ब्रेक डाउन होगी और ब्रेक डाउन के नतीजे में जब भी बॉन्ड टूटता है तो ये हमें क्या कर लेता है, एनर्जी प्रोवाइड कर लेता है। तो ये हमारे पास थर्मोजेनेसिस में भी हेल्प कर लेता है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस दफ़ा कोशिश की है कि आप लोगों को कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे दूँ। अगर फिर भी कोई पॉइंट या कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर दें। शुक्रिया।